सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्लेटफ़ॉर्म का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम नंबर 2 को यदि आप सेट पूरे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% आपको जीके, जीएस एंड करंट अफ़ेयर काफ़ी अच्छे हो जाएँगे। साथ में यदि मैथमेटिक्स और रीज़निंग भी कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स और रीज़निंग भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल आपको जीके, जीएस एंड करंट अफ़ेयर की पूरी सीरीज़ बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसे देख कर के लाभान्वित होते होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे बोला है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवने का नाम बताएं। तो इसका नाम है लू। याद रखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून के जरिए जो गर्मी में जो चलती है, जो जो आपको ध्यान रखना है कि जो गर्मी के दिनों में पछिया हवा जो चलता है वही लू होता है। और अब बात कर लेते हैं, यह जो है उत्तरी मैदान में पस पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक हवा है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस उस समय टेम्परेचर होता है और ये ग्रीष्म ऋतु में चलता है। अगर बात कर ले हम काल वैसाखी के, तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली जो है एक विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आम्र वर्षा की बात कर ले तो ये कर्नाटक में जो आम के समय होने वाली जो वर्षा होती है उसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ये आंसर राइट हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गंगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहला क्लोन का नाम डॉली रखा गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पहला जो क्लोन बना था उसका नाम डॉली रखा गया था। और चीन द्वारा दुनिया का जो पहला क्लोन जो बनाया गया है वो जंगली क्लोन है। उस जंगली आर्कटिक भेड़िया जो बनाया गया है उसका नाम माया रखा गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। माया को ध्यान रख लेंगे, डॉली को ध्यान रख लेंगे, जो कि पहला क्लोन डॉली नामक भेड़ बनाया गया है। डॉली नामक भेड़ बना है सो, और पहली महिला जो बछड़ा अगर कहेगा तो आपका गंगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो भारत में जो है याद रखेंगे वालसिया नहीं है। सुंडालैंड भारत में है, पश्चिम घाट भारत में है, इंडो बर्मा भारत में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है? तो याद रखेंगे जो राजस्थान के अलवर से गुजरता है वो सिक्किम से भी गुजरता है। राजस्थान से अलवर से गुजरने वाला जो अक्षांश जो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है, मैं सभी जलमार्गों की बात अभी कर दे रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नेशनल वाटरवे आपको 1 जो पूछेगा, ये यूपी से बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
नेशनल वाटरवे यदि आपसे 2 पूछता है तो ये असम में पड़ता है, असम। और ये सादिया से लेकर धुबरी तक, और नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा, भागीरथी और हुगली तक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेशनल वाटरवे 3 अगर पूछता है आपसे तो याद रखेंगे एक केरल में है। केरल में जगह का नाम याद कर लेंगे, कोल्लम से कोट्टमपुरम, और इस तरह से याद रखेंगे। और नेशनल वाटरवे यदि 4 पूछता है तो इस बात को ध्यान रखना है कि यह जो है काकीनाडा से मरकानम मरक्कनम तक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यदि बात कर ले कि सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे यदि पूछा जाता है तो नेशनल वाटरवे 1 है। और सबसे छोटा जो पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल वाटरवे जो है 10 है, जो सबसे छोटा है और महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भूभाग सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो भारत से जुड़ा हुआ याद रखेंगे, ये म्यांमार, चीन और बांग्लादेश से भारत से लगा हुआ है। तजाकिस्तान भारत से नहीं लगा हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत से लगे हुए, अगर सीमा से लगे हुए देश की बात कर ले तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत है। अगर इस भारत माने तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, इधर आपका हो गया अफगानिस्तान और पीओके के जरिए, और इधर पाकिस्तान है। इस तरह से सीमा से लगे हुए देश हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और भारत का जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत का तटीय भाग की लंबाई यदि पूछता है तो 15,200 किलोमीटर है। वही अगर तटीय भाग की लंबाई अगर पूछता है तो 7,516 किलोमीटर है। वही अगर सीमा स्थलीय भाग की लंबाई पूछता है तो आपको ध्यान रखना है 15,200 है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बना है? इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अमोल मजूमदार जो है ना, महिला क्रिकेट टीम के जो है भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसका कोच बन गए हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल की टीम के अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है रविंद्र वंशटू है। अगर बास्केटबॉल फेडरेशन का पूछा जाए तो आधव अर्जुन है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोजर बिन्नी आपको पता ही है कि क्रिकेट जो है का अध्यक्ष बने हैं, आईसीसी का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबसे ऊपर आपको भारतीय नागरिक जो सम्मान है वो भारत रत्न है, लेकिन आपसे दूसरा पूछा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। इसका राइट आंसर होंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे ऊपर आपका भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री है। कर्म में सजाने को कहा जाए तो इस तरह से आप सजा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है, यह जो है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ है, लेकिन इसको पहली बार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। कुल 22 भाषा में इसे दिया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 में खोला गया है। नागालैंड आधार से जुड़े जन पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का दर्जा मिला था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। इस बातों को ध्यान रखना है। और लवली यूनिवर्सिटी जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ये पंजाब में पड़ता है।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा क्रम का है? 109वां क्रम का है। ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा 13। चलिए 13 प्रश्न नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न नंबर आपसे बोला है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 सम्मान 2000 अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? 22 का सम्मान 23 में सम्मानित किया गया है। ये कौन सी लेखिका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखेंगे, शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। तो शिव शंकरी यहाँ भी भगवान के नाम से है और सूर्यवंशम यहाँ भी भगवान के नाम से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1987 में दूरदर्शन प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह भी लेखिका शिवशंकरी ही है। सुबह की लेखिका जो है, याद रखेंगे, सुबह कार्यक्रम सुबह की लेखिका भी शिवशंकरी है। इस बात को ध्यान रखना है। माधवहारा को 32वां मिला था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 32वां बिहारी पुरस्कार माधवहारा को दिया गया था। और याद रखेंगे कि शिवशंकरी शिवशंकरी ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और रामदत्त मिश्र इससे पहले उनको मिला था। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1911 को एक व्यापक ढांचा पेश किया था। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बन गया है? तो पहली डिजिटल एड्रेस सिटी जो है, आपको ध्यान रखना है, इंदौर बन गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब मैथ का सवाल है। क्योंकि हम मैथ का सवाल और रीजनिंग का सवाल छोड़ रहे हैं, यदि आप चाहें तो आपके डिमांड पर हम करा सकते हैं। चलिए हम जीके जीएस की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका जीके जीएस। आप अगर चाहें तो खुद से हल कर सकते हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न है, आप खुद से इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बौद्ध ग्रंथ की बात कर दूं तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ जो है ना, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, सारे के सारे यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ ही हैं। और ये तीनों ही त्रिपिटक में आते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। बात कर ले यदि हम विनय पिटक की, तो इसमें नियम लिखा हुआ है। ठीक है, नियम लिखा हुआ है। बात कर ले यदि हम सूत पिटक की, तो इसमें उपदेश लिखे गए हैं। उपदेश लिखे गए हैं। और बात कर ले यदि हम अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में ध्यान रखना है कि अभिधम्म पिटक में आपको दार्शनिक विचार का संकलन है। दार्शनिक विचार। तो ये ध्यान रखना है कि सूत पिटक जो है ना, उपदेश बताता है। नहीं, सूत पिटक आपको उपदेश बताता है और ये नियम बताता है और ये दार्शनिक विचार बताते हैं। अभिधम्म पिटक की रचना जो हुआ था, वो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। और सूत पिटक की रचना उससे पहले वाले बौद्ध संगीति के मतलब में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोलेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। इस बात को ध्यान रखना है, शाहदरा में पड़ता है। आगे है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं। आनंद वन जो है ना, एक आश्रम है और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। वास्तविक रूप से 1952 में संगठित संस्थागत के रूप में आ गए थे। बाबा आमटे ने अपनी पूरी जिंदगी कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिताए थे और कुष्ठ रोगियों के लिए ही बनाए थे। बाबा आमटे का मूल नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। इस बातों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अमीर खुसरो सरोद नहीं बजाते थे, भीमसेन जोशी गायन से संबंधित थे, उत्पल देव फिल्म से संबंधित थे, शंभू महाराज कथक से संबंधित थे। तो यह राइट आंसर यहाँ सही नहीं बोला है, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको में 2026 का फीफा होने वाला है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और वही हॉकी का जो है विश्व पुरुष चैंपियनशिप ये नीदरलैंड और बेल्जियम में होंगे, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आईसीसी विश्व कप 2027। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि 2027 का जो आईसीसी का विश्व कप होगा ये यहीं पे होंगे। तो ये तीनों बात आपको एक साथ याद रखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, 1921 में निर्मित हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह एक स्मारक है जो रानी विक्टोरिया को समर्पित है। और मार्बल पैलेस, सेंट पॉल कैथेड्रल, फोर्ट विलियम ये सभी भी कोलकाता में ही है। और एडविन लुटियंस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने दिल्ली शहर का डिजाइन किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका है 37। देखिए 37 प्रश्न क्या बोला है आपसे? 37 आपसे यही बोला है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, वही कृष्ण क्रांति या काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यदि अगर आपको सभी क्रांतियों संयुक्त रूप से पूछा जाए तो इंद्रधनुषी क्रांति है जो सभी क्रांतियों से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। महासर्वेक्षक जो है ना ज्योग्राफर थे, जॉर्ज एवरेस्ट उनका नाम था, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। 1865 में एवरेस्ट को पीक 15 नाम दिए थे उन्होंने, पीक 15 नाम से जाना जाता था। जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार उस ऊंचाई को लोकेशन बनाया था, इसीलिए एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋणी को सम संपार्श्विक की कमी का समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो संपार्श्विक समस्या को दूर करने में स्वयं सहायता समूह जो है ना दूर कर रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आपसे पूछा है कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब प्रत्येक की उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार। ये वाक्यांश किसका है? तो ये वाक्यांश जो है कार्ल मार्क्स का है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है ना एक संघर्षवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, याद रखेंगे, ये उदारवादी नहीं थे। उसके बाद बोला है चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में जनजाति विद्रोह था? ये किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश में होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चेंचू विद्रोह के हनुमंथु का नेतृत्व में हुआ था। और यह जो है चेंचू विद्रोह नल्ला मलाई पहाड़ी और अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव के कारण हुए थे। आगे बोला है पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो
तो इसका इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको सबसे पहले इसको सॉर्ट कर दूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, शुंग वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं। अ, ह हसीन मशूक मश हसीन मोर सूगा कौआ, हसीन मोर सूगा कौआ। याद रखेंगे, मोर से मोरे वंश, शुंग से शुंग वंश और क से कर्ण वंश। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये एक सीरीज में बना हुआ है। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया और फिर कर्ण वंश आया। तो हसीन मोर सुगा कौआ, इस बातों को ध्यान। सब सब से सतवाहन वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर शुंग वंश हो जाएगा। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो वर्धा योजना जो है, याद रखेंगे, ये लाया गया था 1900। शिक्षा का जो वर्धा योजना है, ये 1900 आपको आया था 37 में। और महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से इसके बारे में बताए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना को ब्यौरा प्रस्तुत किया था। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 1784 होगा। 1784 में किया गया था। यह जो है ना, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इतना बात ध्यान रखेंगे। ये जो है, आपको ध्यान रखना है कि भारतीय साहित्यिक दर्शन इतिहास महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशन शोध के द्वारा उजागर हुआ था। आगे है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? तो खेती का जो साक्ष्य है, कृषि भूमि का जो साक्ष्य मिला है, वो मेहरगढ़ से मिला है प्रथम बार। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। मेहरगढ़ को प्रारंभिक नवपाषाणकालीन एवं ताम्रपाषाणकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा राजस्थान और हनुमानगढ़ जिला में स्थिर है। अर्थात कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जूते हुए यदि खेत का साक्ष्य पूछे तो आपको कालीबंगा से मिलता है, लेकिन यदि आपको कृषि भूमि का साक्ष्य पूछा जाए तो मेहरगढ़ लगाना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लोथल की खोज आर एन राव के द्वारा किया गया था। लोथल से हमको चावल की जानकारी और मोहर की जानकारी मिलती है। इस बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न, आगे हम फिर जीके जीएस की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग मैथमेटिक्स आपके कहने से हम बना करके बताएंगे। इससे पहले आप इन सभी को देखकर खुद हल करने का प्रयास करें। यदि नहीं बनेगा, कोई डाउट होगा, तो आज आप हमारे एक नंबर से व्हाट्सअप कर देंगे 8709547715 पर। तो हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे, या आप कहेंगे तो वीडियो के जरिए भी बताया जा सकता है। चलिए, तो हम जीके जीएस की ओर बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, ये सब आपके हल योग्य है, तो हल कर लीजिए। नहीं होगा तो हम हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के बारे में आपको ध्यान रखना है। 52 से लेकर के 61 तक महत्वपूर्ण बातें दी गई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। पद है, फिर कार्यपालिका की शक्ति है, फिर उसी तरीके से ध्यान रखना है कि निर्वाचन व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद है निर्वाचन की रीति है, कार्यकाल है। इस तरह की माने अनुच्छेद बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान के का कौन सा भाग वित्त संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो यहाँ पे भाग पूछा है कि इससे कौन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भाग 12 जो है ना, इससे संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था?
तो सीटों की जो आवंटन की बात किया जा रहा है, वो 1892 के एक्ट के जरिए पहली बार सीटों के आवंटन की बात किया गया था। आगे बोला है कि निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आंग्ल नेपाल युद्ध। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में किया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो अगर कार्यकाल बात करें तो इसका कार्यकाल 1814 से लेकर 1816 था। और 1816 में ही आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का अंग्रेज का युद्ध हुआ था और सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। उस 16 के संधि के जरिए ये हट गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर ले लॉर्ड एमहर्स्ट का प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसके कार्यकाल में, जो कि 1824 से लेकर के 1826 तक चला था। तो एमहर्स्ट को भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो म्यांमार का जो आधिकारिक भाषा है वो जोरखा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ का धर्म पूछा जाता है तो बौद्ध धर्म है। इस बातों को ध्यान रखिए। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। म्यांमार का स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को व्यू शहर को विश्व विरासत की सूची में डाला गया है। रंगून यहाँ एक क्षेत्र है जहाँ इसी जेल में बहादुर शाह जफर को रख दिया गया था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इरावदी नदी म्यांमार में प्रसिद्ध है। 2020 में गैरसैंण को किस राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक गैरसैंण है जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहमुखी लिपि को पंजाबी संस्करण माना जाता है। ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य में विधानमंडल निम्न निधि के पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राज्य के संचित निधि के द्वारा 243 एच जो है ना राज्य के संचित निधि के द्वारा पंचायतों में सहायता की बात करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा कि 80 वर्ष के लिए बोला है वृद्धजन के लिए 400 नहीं 500 रुपये दिए जाते हैं। तो यही गलत है। बाद बाकी यहाँ देख लीजिए सही क्या है। सभी आय वर्ग के वृद्धजनों के लिए प्राप्त है। चाहे कोई भी वृद्धजन हो उनको प्राप्त होगा। 60 वर्ष से अधिक पार कर गए हैं तो प्राप्त होगा। और इनमें राज्य में को इतना लाख रुपया वृद्धजन में शामिल किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। आगे बोला है अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखेंगे कि मानव विकास जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं यूएनडीपी की। तो यूएनडीपी जो है आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और यूएनडीपी की जो गठन हुआ था 1965 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। 1990 में इस संगठन द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के प्रयासों से यह रिपोर्ट जारी होना शुरू हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न बोला है निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। तो विचार करने का मतलब ये है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस विचारों पर आधारित थी। तो जी सही है। प्रथम जो है हेराल्ड डोमर पर था और दूसरा महान लोबिस पर था। महान लोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था तथा सांख्य नामक सांख्य नामक जनरल निकाला था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा न तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसमें कुछ डाउट लग रहे हैं हमें।
क्योंकि यहाँ पे जो बुक में दिया है आंसर ये गलत दिया है, तो ध्यान रखेंगे कि इस पर हम अभी आपको नहीं, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और दूसरा महान लोविस के विचारों पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोविस विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महान लोविस मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोला है कौन असत्य है, सही सही बोला, ठीक है ठीक है, प्रश्न सही है। याद रखेंगे कि यहाँ पे असत्य ढूंढा है, हमें लग रहा है कि सत्य, तो सत्य तो है और ये भी सत्य है, तो इसका मतलब है कौन असत्य, तो ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। बोला है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना टीकाकरण से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षीकरण, पूरे देश में स्मार्ट सिटी तो नहीं, इस प्रतिरक्षीकरण ही एक प्रकार का टीकाकरण होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुआ था 25 दिसंबर 2014 में शुरुआत हुआ था। 75 जिलों में जो है ना मिशन इंद्रधनुष 4.0 चालू किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ने नेहरू को कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, नेहरू जी कब किए थे, तो 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार नागौर में ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे, इस बातों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है और वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है वर्तमान में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो नागालैंड हो गया, एक हो गया मेघालय हो गया और एक मिजोरम हो गया। यहाँ पे जो है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं है, इस बातों को ध्यान रखना है अलग से। बोला है पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था, तो मैन ऑफ द मैच जो है ना मोहिंदर अमरनाथ को बनाया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1983 क्रिकेट मैच में जो है विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स के में आयोजित हुआ था और यहाँ पे वेस्ट इंडीज प्रतिद्वंदी था, 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराया गया था, इस बातों को ध्यान रखना है। गांधी जी ने किस एक्ट के अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने के फैसला किया था, तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला उन्होंने शुरू किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट एक काला कानून पारित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड जेम्सफोर्ड के काल में, तब इन्होंने लड़ने की बात कहे थे, इस बातों को ध्यान रखना है। इसी में जो है ना सैफुद्दीन किचली और पंजाब के लोकप्रिय नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी के लेकर के 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना हो गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिनमें संख्या आपस में उसी सॉरी ये रीजनिंग का सवाल है, इसे हमें अभी नहीं देखना है। हम सिर्फ अभी जीके जीएस पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान देके आप एक बार देख लीजिए कि आप इसको किस तरह से हल करेंगे। फिर यदि आप कहेंगे तो हम धीरे धीरे आपको ये सारे प्रश्नों को हल करके बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि हमने व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे हैं, आप यहाँ से हम आपको रीजनिंग बताते हैं जीके। अब यहाँ पे बोला है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल जो है ना लॉर्ड रिपन के काल में आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इल्बर्ट बिल क्या था, तो इसमें ध्यान रखना है कि जजों को जो है ना ये 1880 से लेकर के इसका कार्यकाल 1884 में तक रहा है और इसी बीच में इसने फौजदारी दंड व्यवस्था में भारतीयों को भी सुनने का अधिकार देने की बात कहा गया था, जिसके कारण ब्रिटिश लोगों को बुरा लगा और उन्होंने बहुत सारे मतलब कार्रवाई किए थे बहुत, और यहाँ तक कि रिपन को उद्धारक इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था, ये भारत के उद्धारक है और स्थानीय स्वशासन के जनक भी इनको कहा गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं, तो एकाधिकार में याद रखेंगे पूंजीवादी में एकाधिकार में होते हैं,
पूंजीवादी जो है याद रखिएगा कि कोई एक ही मालिक होता है, इसलिए एकाधिकार में होते हैं। निम्नलिखित में से इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनते हैं, राज्य के राज्यपाल को भी चुनते हैं और मुख्य न्यायाधीश को भी चुनते हैं। सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं नियुक्त करते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि राज्य के उच्च न्यायालय को शपथ जो है ना राज्यपाल दिलाते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ की बात करें तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा या अन्य न्यायाधीश के द्वारा जो है ना दिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर और ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्यूजियामा जो है ना आपको प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये फ्यूजियामा यामा से जापान याद रखेंगे, जापान में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर में परिमेखला अग्निवलय है, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका है किलौआ ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर आपसे पूछेगा तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित यदि सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो याद रखेंगे ओजस डेल सलाडो। ऊंचाई पर स्थित अलग होता है, और सबसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर पूछता है तो याद रखेंगे ये माउंट कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में पड़ता है। बोला है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान जो है ना एक प्रकार का ध्यान रखना है, एक परतदार चट्टान है, जो कि 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव से पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं बलुआ पत्थर का। तो बलुआ पत्थर आपका क्वार्टजाइट उसका कायांतरित रूप जो है ना अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला है। वही कायांतरित चट्टान जो है ना क्वार्टजाइट, संगमरमर और एंथ्रासाइट कोयला जो है ना कायांतरित चट्टानें हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। पर्णवृंत पर्णवृंत डैश का एक अंग है, तो यह जो है एक पेड़ का अंग होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है पर्णवृंत के कार्य हम आपको बता देते हैं थोड़ा। पर्णवृंत के जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपादित करता है और भोजन निर्माण करता है। पर्णवृंत पत्तियों की उचित मात्रा को में प्रकाश उपलब्ध करने में जो है ना सहायता करता है। अनेक जलोभित पौधे में प्लावी अवस्था में जल को सतह पर बनाए रखने के लिए ये मदद करता है पर्णवृंत। बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, हेप्टाहाइड्रेट। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसको श्वेत तूतिया या व्हाइट विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये नीला थोथा जो है एक प्रकार का कॉपर सल्फेट है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक जो है ना लाभकारी कीट नहीं है। रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है, लाख से लाख प्राप्त होता है और मधुमक्खी से मध प्राप्त होता है, तो इसीलिए लाभदायक आपको दीमक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एसी और डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है? तो याद रखेंगे कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपसे बोला है निम्नलिखित में से इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें जो है ना संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा एक लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन कर सकता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक जो है ना कश्यप को माना गया है, एस.आर. कश्यप को माना गया है, इस बातों को ध्यान रखें। आगे बोला है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अल्कोहल में बनना किण्वन की प्रक्रिया कही जाती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। एथेनॉल का निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करायुक्त पदार्थों से होता है। ग्लूकोज का यदि सूत्र आपसे पूछा जाए तो C6H12O6 है। वही अगर आपसे चीनी का सूत्र पूछा जाए तो C12O H22 और O11 है, इस बातों को ध्यान
रखेंगे। चीनी और ग्लूकोज का सूत्र ध्यान रखना है। आगे है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपको ध्यान रखना है, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन में मौजूद होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है, आप उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबाधित होकर इसके प्राकृतिक कार्यों में विरोध उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये विरोधी उत्पन्न करता है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मोल का उपयोग किया जाता है पदार्थ की मात्रा मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। और यह जो है तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणों धातु की सतह पर डाला जाता है, तब सौर ऊर्जा निकलता है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है, देख लीजिए। रीजनिंग में आप खुद से हल करेंगे, नहीं प्रॉब्लम होने पर आप हमसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं, या आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो हम वीडियो भी बना करके आपको बताएंगे। इस तरह से आप रीजनिंग का सवाल देख लीजिए, ये सारे रीजनिंग के सवाल है। वही यहाँ भी आपका रीजनिंग का सवाल है, जो जो आपका कोई टफ नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे रीजनिंग के सवाल आप देख लें, अच्छे तरह से देख लें। आगे 125 है, यहाँ बोला है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग, और इस बातों को ध्यान में रखिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया। तो हेनरी बेकलर। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने किया। तो हर्ट्ज। विकिरण पर दाब प्रभाव का खोज किसने किया था। तो मेघनाथ साहा। एक्स किरणें की खोज रॉटजन किया ने। सौरमंडल का खोज किसने किया। तो कॉपरनिकस। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो फैराडे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो है ना, जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा 1927 में दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। प्रति विषाणु प्रति विषाणु औषधियां बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों के बनने की अपेक्षा अधिक कठिन है। क्योंकि क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि विषाणु जो है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करता है, परपोषी की मशीनरियों का उपयोग करता है, इसीलिए ऐसा है, कठिन है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित किस संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करने की डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करने से वो क्या समायोजित करता है। ऐसा करके जो है याद रखेंगे, वह सितार के डोरी को अन्य वाद्य यंत्रों आवृत्तियों के साथ समायोजित करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा क्या होगा। तो कुल ऊर्जा जो है याद रखेंगे अचर रहती है, मुक्त रूप से गिरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे अगला प्रश्न आपसे 129 है। 129 बोला है कि लाई डिटेक्टर अर्थात झूठ बोलने वाले उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो झूठ बोलने वाले उपकरण जो है आपको ध्यान रखना है पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में आपको ध्यान रखना है, यह जो किया जाता है जीएएस का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक निज होता है और एक जो होता है आपको ध्यान रखना है बाह्य अर्धचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि परितंत्र में पोषी स्तरों को अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% की ऊर्जा किस रूप से जाती है, मतलब कौन से रूप में जाती है। तो ये जो है ना रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उत्पादक अथवा हरे पौधे ऊर्जा जो है ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो अन्य पोषी स्तरों को स्थानांतरित हो जाती है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार में ढकने पर क्या होगा। तो जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से यदि ढक देते हैं तो यह बुझ जाएगा, अर्थात कोई भी चीज का ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा,
तो वो खुद बुझ जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है। पीतल इसमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है ना कॉपर और तांबा का मिश्रण है, जस्ता और तांबा का मिश्रण है। तो यहाँ पे देख लीजिए जस्ता 70% और 30% तांबा होना चाहिए। सॉरी जस्ता 30% और तांबा जो है ना 70% होना चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं अगर हम टाँका की, तो टाँका में याद रखिएगा पीबी होता है, पीबी प्लस होता है एसएन। पीबी और एसएन होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें हम बेल मेटल की, तो बेल मेटल में सीयू प्लस एसएन होता है। बात करें गन मेटल की, तो गन मेटल में सीयू प्लस एसएन और प्लस जिंक भी होता है। तो गन मेटल में 3 होते हैं और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ब्रोंज मेटल में सीयू और एल्यूमीनियम होता है। आगे बोला है सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रहने रह जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया कर विस्फोट का एक से आग पकड़ लेता है। तो याद रखिएगा कि सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के वो सहयोग में आने से वो आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम उसको मिट्टी तेल में या केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 135। 135 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे जो है आपको स्पाइरोगाइरा के पौधे में आप जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। बाद बाकी आपका सब रीजनिंग का सवाल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको हल कर लीजिएगा एक बार हल करके आप इसको देख लीजिएगा कि क्या आपका स्कोर रहा। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ये सारे जो है ना आपका रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग आसानी है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके आप हल कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, हम आपको सभी प्रश्न दिखा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो डिस्कशन है अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं प्लीज़। और यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। बस जय हिंद, जय भारत।